हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी एमपीटी की स्ट्रीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्राउड को फॉलो करना बंद करो, दिमाग लगाओ एंड वाइजली चूज करो। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो चूज करते हैं डिपेंडिंग कि और लोग क्या चूज कर रहे हैं। एंड नहीं तो फिर ब्लाइंडली चले जाते हैं कि अच्छा ये मिल रहा है चलो ले लो। तो अब इस वीडियो के मीडियम से आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या आपके मतलब क्या-क्या स्पेशलाइज़ेशंस हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चूज़ करना चाहिए। आई नो जो भी मास्टर्स वाली एज में है, मास्टर्स करना चाहते हैं, वो बहुत कन्फ्यूज़्ड है कि क्या करें, कैसे करें। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड कन्फ्यूज़न थोड़ी-सी हटाएगा। सो आई होप दिस हेल्प्स। अब बीपीटी के बाद करना क्या है, इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस है, इतनी सारी कंफ्यूजन है, कार्डियो लेना है, ऑर्थो लेना है, न्यूरो, स्पोर्ट्स, इतना कुछ है। तो अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि इंटरेस्ट के बेसिस पे, स्कोप के बेसिस पे एंड जॉब्स के बेसिस पे। पॉपुलर स्ट्रीम्स क्या हैं? ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, स्पोर्ट्स, पीड्स, सीबीआर, ये वुमेन्स हेल्थ जो गायनोकोलॉजी में है, और नहीं तो जीरियाट्रिक्स, अर्गोनॉमिक्स। देखो, ऑर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स, कार्डियो जो है ये तो सबसे कॉमन है ही, हमेशा से चलती आ रही है। पीड्स भी है, कुछ कुछ टाइम से है, बट इट्स स्टिल अ वेरी न्यूअर स्पेशलाइजेशन। सीबीआर भी काफ़ी न्यूअर स्पेशलाइजेशन है, पहले उतना नहीं थी, अभी फिर भी बहुत फेमस हो गई है। विमेंस हेल्थ इज गायनोकोलॉजी, वो भी अभी हर कॉलेज में अवेलेबल है, नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजेस में है सिर्फ। ठीक है, जीरियाट्रिक्स एंड अर्गोनॉमिक्स तो अभी बहुत ही कम लोगों को पता भी है, बहुत कम, और बहुत ही कम कॉलेजेस में अवेलेबल है। अब आप चूज करो उससे पहले खुद से पूछो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है आपको। फिर उसके बाद आपका कहाँ काम करने का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, क्लिनिक पे काम करना चाहते हो, किसी स्पोर्ट्स टीम में काम करना चाहते हो, किसी एनजीओ में काम करना चाहते हो। फिर आपने आज तक जो भी अपने 4.5 साल के बैचलर्स के कोर्स में केसेस को ट्रीट किया है, कैसे केसेस देखे, एक्यूट, क्रॉनिक, रिहैब केसेस, एंड उसमें से सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आया है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में आपका लगा है। ठीक है, फिर आपको कम्युनिटी वर्क करना है या फिर एक क्लिनिकल सेटअप में काम करना है। ठीक है, पूरा मतलब सोसाइटी के अंदर मतलब ऑन द फील्ड काम करना है या फिर किसी फिक्स सेटअप पे काम करना है। ये सब आप अपने आप से पूछो, देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर ऑर्थो में सोचते हो आप, ऑर्थो का फायदा क्या है? बहुत हाई डिमांड है, ऑर्थो के पेशेंट्स हमेशा हड्डी वाले मिलते ही रहेंगे। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मस्त है, सबसे बेस्ट है। वाइड केस वैरायटी है, क्योंकि हड्डी तो मतलब पूरे बॉडी में इतनी सारी है, कोई भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्थो के केसेस तो आपको हमेशा भरपूर मिलेंगे, कभी कमी नहीं होगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इतना कॉमन है ना ये फील्ड, सब यही सोचते हैं कि इसके सबसे ज़्यादा पेशेंट है और तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कॉमन है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये उनके लिए अच्छा है जो मस्कुलोस्केलेटल लवर्स हैं या क्लिनिक ओनर्स हैं, जिसको मतलब मस्कुलोस्केलेटल में बेसिकली बहुत इंटरेस्ट है एंड खुद का क्लिनिक है, तो ऑर्थो वाले केसेस ज़्यादा आते हैं क्लिनिक पर। फिर अगर न्यूरो में करना है कि नहीं, फ़ायदा ये है कि जो स्ट्रोक के, एससीआई के, सीपी के मतलब पेशेंट्स हैं, उसमें एक तो पहली चीज़ प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट चलता है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस है। ठीक है, एंड रिहैब की डिमांड इज ग्रोइंग नाउ। पहले के ज़माने में ना लोगों को पता नहीं था, पैरालिसिस हो गया, कुछ ना कुछ घर पे ही इलाज कर लेते थे। अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है। अब जैसे स्ट्रोक हुआ या सीपी हुआ, पहले सीपी होता था तो किसी को पता ही नहीं था कि सेरेब्रल पॉल्सी है क्या, उसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, घर पे रखते थे बच्चों को, कुछ नहीं करते थे। अब उनको करवाते हैं, काम सिखाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं, उनकी स्पेशल एजुकेशन करवाते हैं। तो अभी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है, तो इसीलिए रिहैब की डिमांड बढ़ गई है इन न्यूरो केसेस। पहले उतना अवेयरनेस नहीं था, लगता था कि दिमाग की बीमारी है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का कोई काम नहीं है। नुकसान ये है कि पेशेंट का जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो होता है एंड इट इज़ वेरी इमोशनली डिमांडिंग। पेशेंट आपसे तंग हो जाएगा पूछ पूछ के, अच्छा कोई असर नहीं हो रहा, अच्छा हमें 2 महीने हो गए एक्सरसाइज करते हुए, ज़्यादा असर तो हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लोअर है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट फील्ड है जो बहुत पेशेंट हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि एक तो वही रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी से नहीं आएंगे।
एंड पेशेंट्स को समझाना बहुत टैक्सिंग हो जाता है, इमोशनली बहुत टैक्सिंग हो जाता है। एंड पीपल हु आर एम्पैथेटिक, देखो हर टाइप के लोग होते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, हर टाइप के लोग हैं इस दुनिया में। कोई कोई बहुत कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोई कोई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी एम्पैथी रखते हो कि पेशेंट, जैसे देखो फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वाला पेशेंट है, अब वो आपके सामने रो भी सकता है, क्योंकि स्ट्रोक के बाद ना उसकी पूरी लाइफ एक विद स्टैंड पे आ गई है, एक होल्ड पे आ गई है। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप एम्पैथेटिक नहीं हो ना, तो न्यूरो वाले पेशेंट्स के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेशेंट वुड अज्यूम कि ये मेरा जो डॉक्टर है, मेरा थेरेपिस्ट जो है, ये कितना रूड एंड मीन है। मतलब अगर मैं इसके सामने रो रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, एंड ये बस न्यूट्रल है, तो थोड़ा सा एम्पैथी अगर आप में होगा तो दैट वुड हेल्प यू बेटर। एम्पैथी इन कार्डियो यूनिक फील्ड है, ठीक है। आईसीयू एक्सपोजर मिलेगा, पोस्ट कोविड रिहैब कर सकते हो, एंड हॉस्पिटल में बहुत हाई डिमांड रहती है कार्डियो पल्मोनरी थेरेपिस्ट की, क्योंकि हॉस्पिटल में आईसीयू सेटअप है, एंड आईसीयू सेटअप के अंदर कार्डियो पल्मोनरी इज अ मस्ट। कॉन्स ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस उतनी नहीं चल पाती है, क्योंकि देखो प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई कार्डियो पल्मोनरी रिलेटेड पेशेंट्स नहीं आते हैं यूजुअली। अभी मतलब उसकी उतनी अवेयरनेस नहीं है। एंड फिजिकली इट्स वेरी डिमांडिंग, क्योंकि मोस्टली आईसीयू वाले पेशेंट्स के साथ आपको काम करना है। आईसीयू वाले पेशेंट्स सारे ही ज्यादातर वो होते हैं जो बेड रिडन है, तो उनके साथ आपको उनको उठाना बैठाना, उठा के चलवाना, ये सब काम थोड़ा सा एफर्ट वाला है, फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, फिजिकली बहुत एफर्ट लगता है। ये उनके लिए अच्छा है जिनको हॉस्पिटल में ही रहकर काम करना है। स्पोर्ट्स में फायदे ये है कि डायनेमिक है, फिटनेस रिलेटेड है, एंड एक्साइटिंग सेटअप्स मिलते हैं अलग अलग टाइप के। अब आप स्पोर्ट्स में हो तो आप फुटबॉल टीम के साथ भी जा सकते हो, आप क्रिकेट टीम के साथ भी जा सकते हो, आप रग्बी के साथ भी जा सकते हो, हॉकी के साथ भी जा सकते हो। तो अलग अलग टाइप के सेटअप्स मिल जाते हैं। तो कुछ कुछ देखो लाइफ में चेंज होता रहता है ना, तो अच्छा लगता है। वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, करियर वाइज हो, थोड़ा सा कुछ कुछ नई नई चीजें होती रहती हैं, तो हमारे दिमाग को भी अच्छा लगता रहता है। बहुत चीज़ें ऐसे मोनोटोनस हो जाती है ना, तो फिर बहुत मतलब अपना काम भी फिर उतना मज़े का नहीं लगता। नुकसान ये है कि इर्रेगुलर आवर्स हैं, जब भी मैच हो रहा है आपको साथ में रहना है, एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे ऑर्थो में बहुत लोग जाते हैं ना, सिमिलरली स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जिनको खुद को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और एनर्जी बहुत है जिनमें। ऑब्वियस सी बात है ना, ग्राउंड पे आपको पूरा टाइम रहना पड़ेगा। आप लेथार्जिक हो, आपको ज़्यादा चलना फिरना पसंद नहीं है, तो फिर आपको ये फील्ड नहीं चूज करनी चाहिए। जैसे मैंने सुना है, देखो आई एम नॉट जजिंग अगेन किसी को भी, बट मैंने बहुत सुना है कि ज्यादातर मेल्स हैं जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जाते हैं रादर देन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स उतना ज्यादा फिजिकली एफर्ट नहीं लगा पाती ग्राउंड में, फील्ड में भाग भाग के ट्रीटमेंट देना। किसी प्लेयर को इंजरी हो गई तो फटाफट भाग के जाना, उनको उसी टाइम इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सकती हैं अच्छे से। बट मतलब यूजुअली आई एम नॉट जजिंग एनी फीमेल, ऑफ कोर्स आई एम अ फेमिनिस्ट, करना चाहिए फीमेल्स को भी, बट ज्यादातर मैंने सुना है कि मेल्स ही मतलब फील्ड पे ऐसे भाग दौड़ वाला काम ज्यादा करते हैं। फीड्स में अगर बात करूं तो ये फायदे हैं कि रिवॉर्डिंग है, प्ले बेस्ड है, हाई इम्पैक्ट वर्क है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इमोशनली बहुत हैवी हो जाता है एंड नीड्स क्रिएटिविटी, क्योंकि देखो बच्चे के साथ ना आप सेम चीज रोज नहीं करा सकते, बच्चा बोर हो जाता है बड़ी जल्दी। तो आपको बच्चों के साथ अगर थेरेपी करवानी है, पीड्स में घुसना है, तो आपको इतना क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आप डेली कुछ 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 नया नया ढूंढ के लाते रहो, कि बच्चा एंटरटेन्ड रहे एंड आपकी थेरेपी के साथ अच्छे से जेल अप हो जाए और अच्छे से करता रहे थेरेपी। ठीक है, ये उनके लिए अच्छा है जो कि किड लवर्स हैं एंड जिनकी बहुत प्लेफुल अप्रोच है। जो बहुत लाइफ में सीरियस रहते हैं ना, वो पीड्स में मुझे नहीं लगता कि कर पाते होंगे मास्टर्स, क्योंकि पीड्स में उनको करना चाहिए जो बहुत जॉली नेचर के हो एंड इजीली बच्चों के साथ जेल अप कर पाए। जिनकी देखो हर टाइप के लोग हैं, तो कोई 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 बच्चे मतलब कोई कोई ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों से बहुत अच्छे से जेल अप कर पाते हैं, और बच्चे भी उनसे बहुत अच्छे से जेल अप कर पाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से सीरियस, या थोड़े ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना पसंद करते, तो उनके लिए डेफिनेटली ये फील्ड नहीं है। एम्पटी इन सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहैब, इसके फ़ायदे ये हैं कि आप सर्व कर सकते हो रूरल या फिर अर्बन पुअर एरियाज़ में, एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, एंड ब्रॉड स्कोप है इसका, बहुत ब्रॉड स्कोप है। आप किसी भी
किसी भी टाइप के डिजीज में घुस सकते हो, एक पर्टिकुलर में भी घुस सकते हो, मल्टीपल भी वर्क कर सकते हो। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है एंड अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, बट आई थिंक इन द कमिंग टाइम्स दिस वुड बी अ रियली गुड स्ट्रीम फॉर मास्टर्स। नुकसान ये है कि क्लिनिकल इसमें आज सच ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आउटरीच पेशेंट्स हैं एंड मोबिलिटी इज़ नीडेड। ठीक है, आप घर में बैठ के नहीं कर सकते हो बेसिकली ये, या फिर एक फिक्स सेटअप नहीं होगा आपका कि मैं उठी और क्लिनिक पे गई और मैंने देख लिया, नहीं। कम्युनिटी बेस्ड रिहैब में कम्युनिटी में जाना पड़ेगा, बेसिकली सोसाइटीज़ में जाना पड़ेगा, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, उठ के आपको निकल के बाहर जाना है, घूमना है, घूम घूम के अवेयरनेस फैलानी है, बहुत मतलब चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ का हेल्थ में काम होता है इसमें, आउटरीच पेशेंट्स बेसिकली, कैंप्स करना, अवेयरनेस फैलाना, ये सब ये उनके लिए अच्छा है जिनको पब्लिक हेल्थ में इंटरेस्ट है एंड आउटरीच ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हैं। एम्पटी इन वुमेन्स हेल्थ इमर्जिंग फील्ड है, प्रेगनेंसी में, पोस्ट नेटल, एंटीनेटल रिहैब में अर्बन डिमांड है ये आजकल की बहुत। आपने अब नोटिस किया होगा एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल के ऊपर, इवन इंट्रानेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग फोकस करने लगे हैं, थेरेपी लेने लगे हैं, सेशंस लेते हैं फिजियोथेरेपी के, योगा सेशंस लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आजकल बहुत ज़्यादा विमेंस हेल्थ जो एम्पटीन गायनी है उसका बढ़ गया है अवेयरनेस। इसके नुकसान क्या हैं कि अवेयरनेस अभी उतना नहीं है, बढ़ रहा है अब। ठीक है, बट अभी उतना नहीं है, बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता कि एंटीनेटल पोस्टनेटल क्या होता है, क्योंकि मैं पर्सनली खुद एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल क्लासेस ले लेती हूँ। सो आई नो, जो देखो एजुकेटेड लोग हैं ना, उनको भी, बहुत लोगों को भी नहीं पता है कि ये क्या होता है। उनको लगता है कि नॉर्मल घर में पोछे लगाओ और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, आजकल अभी भी कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है, बट दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे लोग अब ऐसे भी हैं जिनको पता है, अवेयरनेस है। तो हमारा ही काम है देखो अवेयरनेस बढ़ाने का भी, बट आई थिंक दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड। मार्केटिंग लेकिन इसमें भी ज़्यादा चाहिए रहेगी, क्योंकि लोगों को ईजिली नहीं पता लगेगा, नहीं समझ में आएगा कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या क्या है। ठीक है, वो हमको अवेयरनेस बढ़ा के बताना पड़ेगा, मार्केटिंग करके बताना पड़ेगा कि विमेंस हेल्थ में, मास्टर्स इन गायनेकोलॉजी में ये चीज़ें कवर हम लोग करते हैं। ठीक है, किसी किसी को जिसको पता भी है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस है भी, उनको यही अवेयरनेस है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बस हमारा काम है, बट ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। इट इज़ बेस्ट फॉर women wellness focused physios। अब अब आप बोलोगे मैम ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? फिर से एक समरी दी है कि अगर ऑर्थो, उन लोगों को करना चाहिए जिनको मस्कुलोस्केलेटल में ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड क्लिनिकल सेटअप में काम करना चाहते हैं। न्यूरो उनको करना चाहिए जो रिहैब में काम करना चाहते हैं, पेशेंट केयर में काम करना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक चलता है ये। कार्डियो उनके लिए है जो हॉस्पिटल में आईसीयू में काम करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स उनके लिए है जो कि फिटनेस एंड एथलेटिक रिहैब पे काम करना चाहते हैं। फीड्स उनके लिए है जो प्लेफुल थेरेपी, मतलब प्लेफुल वेज यूज़ करना चाहते हैं थेरेपी के लिए। सीबीआर उनके लिए है जो पब्लिक हेल्थ लवर्स है, आउटरीच पेशेंट्स से डील कर सकते हैं। विमेन हेल्थ उनके लिए है जो कि फीमेल फोकस प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहते हैं। अब आपको चूज वो करना है जो आपके साथ अलाइन होता है, ये नहीं कि आजकल लोग ये ज्यादा कर रहे हैं तो मैं भी यही कर लेता हूँ, नहीं। आप लंबे समय के हिसाब से सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। मास्टर्स जीवन में एक बार होनी है देखो, वैसे तो लोग दो दो भी कर लेते हैं, लेकिन कायदे की बात बोलूँ तो मास्टर्स एक बार होनी है लाइफ में। तो ऐसी चीज चूज करो जिसमें आपको पता है कि हाँ, मैं अगले 5 साल 10 साल इसी फील्ड में ये वाला काम करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं कि आपने न्यूरो में कर लिया कि सब न्यूरो में कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, और न्यूरो कर लिया एंड उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं तो इन पेशेंट्स के साथ नहीं डील कर पा रहा, ये पेशेंट्स इतना लंबा समय लेते हैं ठीक होने के लिए, और इसमें इतना फिजिकल एफर्ट है, तो मैं तो नहीं कर सकता। थिंक अबाउट इट, सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट टेक अ वाइज डिसीजन। शैडो द सीनियर्स टू अंडरस्टैंड द फील्ड। ऑफ कोर्स सीनियर्स के साथ अभी इंटर्नशिप वाले टाइम में करना था आपको, आगे भी कर सकते हो, ट्रेनिंग टाइप कर सकते हो, वॉलंटरी कर सकते हो। सीनियर्स से बात करो, सीनियर्स के साथ काम करो, उनके साथ समझो कि अच्छा इस फील्ड में ऐसा काम है, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं करना। ठीक है, देखो कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं होता कि मेरे को ये करना है। आप एक चीज करो एंड देन डिसाइड कि अच्छा मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मुझको ये नहीं करना, ये फील्ड आउट हो गई, ऐसे डिसाइड होता है। एंड
हमेशा याद रखना, पैशन प्लस स्किल विल गिव यू सक्सेस। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया है लेकिन आपके मन में बस पैशन नहीं है, बस सीख लिया है तो कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिलेगा। मन में पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, प्लस उसकी स्किल्स होनी चाहिए, तब आपको सक्सेस मिलेगा। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, यू कैन कमेंट्स योर डाउट्स बिलो। सब्सक्राइब कर लो मोर फॉर मोर करियर एडवाइस। एंड आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं हम लोग। एंड लाइक कर देना वीडियो अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट छोड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।